तो चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट। सर और इनका 20 21 22 कर लिया तो इंटरेस्ट चैप्टर हमारा सिलेबस में 5 मार्क्स कवर करता है। इस चैप्टर में हम लोग को 3 सेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले वो लिख लो सेक्शन नंबर 234A। पहला सेक्शन है 234A, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। 234A, ठीक है। दूसरा सेक्शन है 234B और तीसरा सेक्शन है 234C। तो सेक्शन नंबर बहुत आसान है याद रखना, 234 और ABC ऐसे याद कर लो, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा सेक्शन नंबर। अब हम लोग को ये तो पता ही है कि हमारा सिलेबस का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है 23-24। 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, इनकम अर्नड बाय एसएससी। प्रीवियस ईयर में एसएससी अपना इनकम अर्न करता है, तो इनकम अर्नड बाय एसएससी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद ठीक बाद असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। तो हमारा सिलेबस के लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2024-25। जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में उसका असेसमेंट होता है, अर्नड इनकम का असेसमेंट होता है, मतलब चेकिंग होता है बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। असेसमेंट ईयर या असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब चेकिंग, वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, एओ, ठीक है। तो एओ क्या करता है, हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं 23-24 में उसका असेसमेंट करता है। कैसे असेसमेंट करता है, असेसमेंट करने के लिए जैसे देखो तुम्हारा स्कूल में कॉलेज में जब एग्जाम होता है तो तुमको पहले अपना आंसर शीट खुद सबमिट करना पड़ता है और उस आंसर शीट को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है। वैसे ही करके हम लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम अर्न किए हैं, प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम अर्न किए हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं उसका असेसमेंट कब होता है, असेसमेंट ईयर में। अब असेसमेंट ईयर में एक डेट होता है 31 जुलाई, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो 31 जुलाई है ये ड्यू डेट है। ड्यू डेट का मतलब होता है आखिरी डेट, ठीक है। जैसे देखो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है, उसका सपोज ड्यू डेट है 20 दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर के बाद अगर पे करेंगे तो हो सकता है पेनल्टी लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकता है, ठीक है। 20 दिसंबर तक पे करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, जो इलेक्ट्रिक बिल है वही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। ड्यू डेट किस चीज का है, फॉर फाइलिंग ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग को खुद फाइल करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम लोग खुद से बताते हैं, एसएससी खुद बताएगा कि उसका प्रीवियस ईयर में किस किस सोर्स से इनकम था, कितना इनकम था, ठीक है। वो सारा डिटेल खुद सबमिट करेगा, कितना उसका किस हेड में लॉस हुआ है, ठीक है, उस इनकम पे क्या टैक्स बनता है, एसएससी खुद सबमिट करता है, क्लियर। तो इसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको फाइल करने का, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं हम लोग ई मोड में। तो इसको फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो कौन सा है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर ड्यू डेट है, उस दिन तक सबको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर देना है। इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एसएससी का, वही हमारा सिलेबस में है, ठीक है। कंपनी के लिए ड्यू डेट होता है 30 सितंबर, वो हमारा सिलेबस में नहीं है। तो 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए ड्यू डेट है, उसको 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। अब यहां से दो बात होगा, या तो किसी ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा बट लेट भरा होगा, बिकॉज जो टाइम पे भरा है उनको तो पेनल्टी नहीं देना है। जो इंटरेस्ट चैप्टर है ये पेनल्टी के बारे में बता रहा है। सरकार इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि देरी से पेमेंट कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज अगर हाथों हाथ खरीदते तो इंटरेस्ट लगता है, नहीं लगता है, बट अगर वही पेमेंट अगर देरी से करेंगे तो इंटरेस्ट लगता है, दैट इज काइंड ऑफ पेनल्टी। तो इंटरेस्ट सेक्शन 234A कब अट्रैक्ट करेगा, जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न या तो देरी से फाइल किए हैं, देरी से मतलब 31 जुलाई के
बाद फाइल किए हैं, मान लो अगस्त में फाइल किए, सितंबर में फाइल किए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिटर्न भरे, ठीक है, मतलब देरी से रिटर्न भरे, या तो दूसरा बात हमने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा ही नहीं है। तो दो बात होगा, या तो हमने रिटर्न लेट भरा है 31 जुलाई के बाद, या तो हमने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा ही नहीं है। तो अगर हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न लेट भरेंगे तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा, ध्यान से देखो, अगर हम लोग रिटर्न लेट भरते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से इंटरेस्ट क्यों लगेगा, क्योंकि ड्यू डेट था 31 जुलाई, तो उसका बाद वाला दिन कौन सा, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक लगेगा, जिस दिन पे हमने रिटर्न भरा, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये लॉजिकली एकदम क्लियर है। सपोज किसी ने रिटर्न भरा है 20 दिसंबर को, आज 20 दिसंबर है, किसी ने रिटर्न भरा है 20 दिसंबर को, तो एक बात बताओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एज वेल एज दिसंबर का पूरा महीना मिला के कितना महीना होता है, 5 महीना। उसको 5 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने रिटर्न भरा तो है बट रिटर्न उसने लेट भरा है। रिटर्न कब तक भरना था, 31 जुलाई, 20 दिसंबर को भरे तो कितना महीना लेट हो गया, 5 महीना। किसी ने रिटर्न मान लो 1 दिसंबर को भरा है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, इन दैट केस कितना मंथ काउंट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एज वेल एज दिसंबर। एक दिन का भी देरी हो जाएगा ना, पूरा महीना का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, अगर एक दिन का भी देरी हो जाएगा तो पूरा महीना काउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर। तो 31 जुलाई ड्यू डेट है, अगर हमने रिटर्न लेट भरा है तो कौन सा सेक्शन में हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अभी 234 ए और 234 बी और सी को अभी रहने देते हैं, ये सेपरेट डिस्कशन है, ये बाद में होगा, अभी सिर्फ 234 ए को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 234 ए कब अट्रैक्ट होगा, या तो हमने रिटर्न इनकम टैक्स का रिटर्न लेट भरा है या तो नहीं भरा है ना। क्लियर। तो अगर हमने लेट से भरा है तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगेगा, फ्रॉम 1 अगस्त टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन हमने रिटर्न भरा है। अगर हमने आईटीआर फाइल किया ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा, 1 अगस्त टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हम लोग को कौन बताएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, दैट इज असेसिंग ऑफिसर। वो हम लोग को बताएगा किस दिन हम लोग का असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम लोग रिटर्न लेट भरेंगे तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगेगा, 1 अगस्त से लेके टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर एक दिन का भी देरी हो जाएगा तो पूरा महीना काउंट हो जाएगा। और अगर रिटर्न भरा ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा, फ्रॉम 1 अगस्त टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1% पर मंथ। ठीक है, 1% पर मंथ। जैसे मान लो अगर किसी ने रिटर्न 1 दिसंबर को फाइल किया, 31 जुलाई की जगह 1 दिसंबर को रिटर्न फाइल किया, तो पहले तो ये देखो कितना महीना हो रहा है, कितना महीना डिफॉल्ट, 5 महीना, एक दिन भी काउंट हो गया तो 5 महीना कवर हो गया। अब 1% एक महीना के लिए तो 5% हो गया हिसाब से, है कि नहीं, एक महीना के लिए 1% तो 5 महीने के लिए 5% हो जा रहा है। क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक कर लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 1%। नाउ क्वेश्चन आता है किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सारा बात हमारे किताब में लिखा हुआ है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को टैक्स लायबिलिटी निकालना आता है, चैप्टर 1 से हम लोग वही सीखते आ रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। ओल्ड रिजाइम का बात करेंगे तो पहला 2.5 लाख निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। न्यू रिजाइम का बात करेंगे तो पहला 3 लाख निल, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%। क्लियर। इस तरह से स्लैब चलते जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएगा न्यू रिजाइम है कि ओल्ड रिजाइम, और कुछ नहीं बोला है तो न्यू रिजाइम नोट देके कर देना। ठीक है। कल क्लास का जो सम्स था, जो हमने वीडियो में तुमको भेजा था, उसमें हमने ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग सम सॉल्व किया था, इसलिए हम लोग का आंसर बुक का आंसर से डिफरेंट है। अभी वही सम हम लोग न्यू रिजाइम से सॉल्व करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है। तो सिस्टम तरीका वही है। तो अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो, टैक्स डिटरमाइंड मतलब टैक्स कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1।
ठीक है, जो टैक्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, मतलब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो तुमने अभी तक सीखा है। ठीक है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख के ऊपर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। इनकम अगर टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा। टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ कर देते हैं अंडर सेक्शन 288B, है ना, तो द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो वही सब चीज है। तो टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इससे हम लोग सिर्फ दो चीज लेस करेंगे। एक लेस करेंगे हम लोग एडवांस टैक्स पेड, जो कि क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, ये देखो किताब में भी दिया हुआ है, लिख भी लो। ठीक है, और दूसरा चीज लेस करेंगे टीडीएस। तो ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसको लिख देंगे अमाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अमाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो ये हो गया वो अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नाउ जिस भी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इन मल्टीपल्स ऑफ 100 होना चाहिए। जैसे समझो, सपोज ये अमाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये अमाउंट आया 12,193, मतलब 12,193 रुपया। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 100 में होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन, देखो ये 93 मल्टीपल्स ऑफ 100 में नहीं है, तो ये फ्रैक्शन है, इसको इग्नोर कर देना है कंप्लीटली। तो इंटरेस्ट 12,193 पे नहीं होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग राउंड ऑफ करके 12,100 रुपया पे। अगर यही अमाउंट 12,199 आता तो भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 12,100 रुपया पे। अगर यही अमाउंट 12,103 रुपया आता तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 12,100 रुपया पे। अगर यही अमाउंट 12,145 आता तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 12,100 रुपया पे। समझ में आ रहा है? और अगर 12,201 आता तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 12,200 रुपया पे। मतलब कोई भी फ्रैक्शन रहेगा इन जो मल्टीपल्स ऑफ 100 में नहीं है उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर? तो ये सारा बात तुमको याद रखना है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 जो कल को करवाए भी थे वो सम, वही सम रिपीट फिर से बनाते हैं न्यू रिजाइम में। एक बार ओल्ड रिजाइम में बता दिए, अब वही सम बता रहे हैं न्यू रिजाइम में। क्लियर? और उसके बाद सिर्फ और एक तो सम करने के बाद सेक्शन 234A का 7-8 सम आराम से डिस्कस करके आज होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 के साथ। सम नंबर 1, पेज नंबर कितना है? 172। 172। कल ये सम, यही सम हमने ओल्ड रिजाइम में सॉल्व किया था, आज वही सम न्यू रिजाइम में सॉल्व करेंगे। बुक में न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग दिया है, दोनों करके जाना है, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को 3 ठो एसएससी का डेटा दिया हुआ है। एक मिस्टर ए है, खाली ए मतलब वो मिस्टर ए है। एक ए लिमिटेड है जो कि कंपनी है, उसको सर्कल करके लिख लो नॉट इन सिलेबस। ठीक है, कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनी का हम लोग को नहीं सीखना है। और एक तो मिस्टर बी है। ठीक है, तो मिस्टर ए इंडिविजुअल है और मिस्टर बी इंडिविजुअल है। तुम देखो, ए ने, ए का ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या था? 31 जुलाई। ठीक है, और बी के लिए क्या है? 31 जुलाई। नहीं, बी, ए लिमिटेड नॉट इन सिलेबस। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ए ने रिटर्न भरा है, देरी से भरा है 4 दिसंबर को, लेकिन बी ने तो रिटर्न भरा ही नहीं है। तो अभी 234A का दोनों टाइप का सम अभी हो जाएगा। ए का जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने रिटर्न भर दिया था, लेकिन बी का जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है उससे हमको मतलब है क्योंकि उसने रिटर्न नहीं भरा था। उसके बाद देखो, क्योंकि ए ने रिटर्न भरा था, इनकम टैक्स का रिटर्न हम लोग जब भरते हैं तो उसमें हम लोग अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम शो करते हैं, डिडक्शन लेस करते हैं, टोटल इनकम आता है, टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सारा डिटेल हम लोग सरकार को बता देते हैं। ठीक है, तो इनकम एज पर रिटर्न, ए ने अपना रिटर्न जब फाइलिंग किया था तो अपना इनकम कितना शो किया था? 8,80,000। बट एसएससी ने इनकम कम शो किया है। ये कैसे पता चला? असेसमेंट होने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर उसको पकड़ लिया, बोल रहा तुम्हारा एसेस्ड इनकम 8,80,000 नहीं 9,10,000 होगा। मतलब एसेस्ड इनकम कौन बताता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी।
और अपने हिसाब से रिटर्न भर के उस एसएससी ने, मिस्टर ए ने कितना रिटर्न दिखाया इनकम 8,80,000। क्लियर। तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी हम निकालेंगे ना अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, ये निकालेंगे एसेस्ड इनकम पे, ठीक है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो। सेल्फ रिटर्न जो हम लोग भरते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं उसको, सेल्फ असेसमेंट रिटर्न, सेल्फ असेसमेंट इनकम। तो अपना जो हम लोग रिटर्न भरते हैं उसमें खुद का जो इनकम दिखाते हैं उस पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं होता। फिर देखो इस मिस्टर ए ने एडवांस टैक्स भी पे किया है, इसका टीडीएस भी कटा है 10,000 का। और जब रिटर्न हम लोग भरते हैं ना तो सूखा सूखा रिटर्न नहीं भरते, तुम खाली इनकम का डिटेल बताओगे तो नहीं चलेगा, तुमको उसके साथ अगर टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो पे भी करना पड़ेगा। तो टैक्स पेड अलॉन्ग विद रिटर्न, रिटर्न के साथ हमने टैक्स कितना पे किया था, 6,000 रुपया। तो ये जो इनकम एज पर रिटर्न है, ये जो टैक्स हमने पे किया अलॉन्ग विद रिटर्न, ये सब तेज पत्ता है, ठीक है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234A। तो स्टार्ट करते हैं सम। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय मिस्टर ए अंडर सेक्शन 234A। ये मिस्टर ए है, ये सेक्शन नंबर 234A है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है एसेस्ड इनकम। तो एसेस्ड इनकम पे नॉर्मली जो हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, जो हम लोग सीखे हैं उस तरह से टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। एक बार रिवीजन करने के लिए बुक का फर्स्ट पेज में आ जाओ, सामने की तरफ में तुमको स्लैब बना के दिया हुआ है पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में आ जाओ सब कोई अपना अपना किताब में। देखो न्यू स्लैब दिया हुआ है, न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का स्लैब दिया हुआ है इंडिविजुअल के लिए, अप टू ₹3,00,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। पेज नंबर 2 में देखो उसमें न्यू रिजाइम है कि नहीं, उसमें ओल्ड बुक में न्यू रिजाइम नहीं होगा, बात मत करो, ओल्ड बुक में न्यू रिजाइम नहीं होगा। आरती तुम थोड़ा शेयर करो अभय के साथ, उस ओल्ड बुक में है न्यू रिजाइम? न्यू रिजाइम नहीं होगा शायद, तुम शेयर कर लो अभी एक बार, बाद में फोटो ले लेना, वहां पे वो जो खाली जगह है ना वहां पे लिख लेना। तो अप टू ₹3,00,000 नील, 3,01,000 रुपया से लेके 6,00,000 रुपया का इनकम पे 5% टैक्स, 6,01,000 रुपया से लेके 9,00,000 रुपया का इनकम पे 10% टैक्स, 9,01,000 रुपया का इनकम से लेके 12,00,000 का इनकम के ऊपर 15% टैक्स। तो देखो 5, 10, 15, फिर 12,01,000 रुपया से लेके 15,00,000 का इनकम के ऊपर 20% टैक्स, उसके बाद 25 नहीं है सीधा 30 है, 15,00,000 के ऊपर 30% टैक्स। ये न्यू रिजाइम है, ठीक है। तो क्योंकि बुक में आंसर न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग दिया है तो हम लोग न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एसेस्ड इनकम। एसेस्ड इनकम, तो एसेस्ड इनकम हम लोग को दिया हुआ है 9,10,000। ये लिख के डबल क्लोज कर देना, ये वो इनकम है जो इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहा है, ठीक है। एसेस्ड इनकम 9,10,000। अब इसके नीचे लिख देंगे टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट ₹3,00,000 या अप टू ₹3,00,000, पहला 3,00,000 रुपया के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है तो नील। ये हम लोग न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग सम को सॉल्व कर रहे हैं, पहला 3,00,000 रुपया के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है तो नील, ठीक है। 9,10,000 का इनकम है। फॉर नेक्स्ट ₹3,00,000, मतलब 3,01,000 रुपया से लेके 6,00,000 रुपया तक एट द रेट 5%, तो 3,00,000 का 5% होता है 15,000। तो यहां तक कितना इनकम कवर हो गया, 6,00,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास स्लैब क्या है, 6,00,000 से 9,00,000, तो वहां पे भी जा सकते हैं। तो लिखो अगेन फॉर नेक्स्ट ₹3,00,000 एट द रेट 5% की जगह 10%, जो कि हो जाएगा 30,000, जो कि हो जाएगा 30,000। बैलेंस कितना बच गया, ऑन बैलेंस ₹10,000, 5, 10 और ये हो जाएगा 15,
15%, तो 10,000 का 15% होता है 1500। तो सबको जोड़ के आ रहा है 46,500। याद रखना न्यू रिजाइम में जो रिबेट है वो कब मिलता है, अंडर सेक्शन 87A, अगर टोटल इनकम 7 लाख क्रॉस ना करे, और क्रॉस कर भी जाए तो याद रखना मार्जिनल रिलीफ है ना, कुछ हद तक मार्जिनल रिलीफ, इसका डिटेल क्लास हम लोग कर चुके हैं मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। तो 46,500 हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, चैप्टर 1 में किया हुआ है, ठीक है, क्लास में मिस है 46,500। तो रिबेट विबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर है। याद रखना ओल्ड रिजाइम में 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी ऊपर अगर इनकम होगा तो टैक्स लग जाता था, रिबेट नहीं मिलता था। बट न्यू रिजाइम में सरकार ने थोड़ा रियायत दिया है, रिलीफ दिया है, रिबेट दिया है, कंसेशन दिया है अंडर सेक्शन 87A। जो भी है इसको रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसका टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर है, ठीक है। तो लिख देंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील। क्यों नील? क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर है। तो टैक्स आफ्टर रिबेट, टैक्स आफ्टर रिबेट 46,500, और सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस नहीं किया, ठीक है। ऐड कर देंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, एट द रेट 4%। तो 46,500 का 4% निकालो, कितना आ रहा है? 1860। 46,500 में 1860 जोड़ दो, कितना आ रहा है? कितना? 48,360। और यही हो जाएगा हम लोग का टैक्स डिटरमाइंड, इसी को हम लोग बोलते थे टैक्स लाइबिलिटी, इसी को हम लोग बोल देंगे इस चैप्टर में टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो फर्स्ट चैप्टर में भी यही कहानी था, एडवांस टैक्स में मोटा मोटी यही कहानी था, इंटरेस्ट चैप्टर में भी यही कहानी है, क्लियर। तो टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, यहां तक लिखने के बाद यहां से फिर से लिख रहे, मिटा दे रहे यहां तक। तो इसी चीज को दोबारा ऊपर लिख दे रहे हैं, टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो ये आ रहा है 48,360। इससे देखो दो चीज लेस करते हैं, एक लेस कर देते हैं हम लोग एडवांस टैक्स पेड, जो कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, और दूसरा लेस करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस। तो दोनों दिया हुआ है, दोनों लेस कर देते हैं, लिख देंगे लेस एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड दिया हुआ है 10,000, और लेस कर देंगे टीडीएस, वो भी 10,000, तो कुल मिला के 20,000 लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो आया इसके सामने लिख देंगे अमाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेकिन इसको भी तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा इन मल्टीपल्स ऑफ 100। अमाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिख के क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद ये जो अमाउंट है ये मल्टीपल्स ऑफ 100 में होना चाहिए, इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन, कोई भी तरह का फ्रैक्शन होगा इग्नोर कर दो। तो उसके नीचे लिख देंगे राउंडेड ऑफ,
अंडर सेक्शन, इसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है, वो टैक्स लायबिलिटी का होता है, राउंडेड ऑफ 28,300, 60 रुपीज फ्रैक्शन था, उसको हटा दो। अब इंटरेस्ट निकाल देंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा वो है 28,300। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना है 1% पर मंथ, और पर मंथ, और देखो कितना महीने का डिफॉल्ट है, 4 दिसंबर को फाइल किया तो इंटू 5 मंथ्स 1415। अब बी वाला सम तुम लोग खुद से करो, टैक्स डिटरमाइन तक खुद से निकालो, ठीक है। बी वाला सम में सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 5 महीने का कोई बता सकता है कितना होगा। इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अगस्त टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो कि है 15 फरवरी, और 15 फरवरी मतलब कितना महीना, 7 महीना का डिफॉल्ट। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 5 की जगह 7 हो जाएगा। क्यों 7 होगा? क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो उसको होमवर्क ले लो, ठीक है, उसको होमवर्क ले लो, वो पूरा पार्ट सेम पूरा फिर से बनाना पड़ेगा जैसे बनाए, क्लियर। और यही है सेक्शन 234A का सम्स। बी वाला होमवर्क तो ध्यान देते हैं, इलस्ट्रेशन 4 में पेज नंबर है 178, कैलकुलेटर सामने रखो, तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ मिस लक्ष्मी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अभी सिर्फ 234A का करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बी और सी एक साथ खत्म हो जाएगा। 234B एंड 234C फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाल के दे दिया, तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुमको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा ओल्ड रिजाइम है कि न्यू रिजाइम, क्योंकि बिकॉज तुमको टैक्स निकाल के दिया हुआ है। यही जो टैक्स ऑन टोटल इनकम दिख रहा है, यही है टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तुमको ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बता रहा है, जब क्वेश्चन में खुद से डेट दे देगा ना, तो हम लोग फिर कुछ 31 जुलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखो वो लोग खुद बता रहा है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 अक्टूबर, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 1 नवंबर। कितना महीना देरी हो गया? 1 महीना। हिसाब से तो 1 दिन का देरी है, बट इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का। एक चीज समझो, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहता और ऊपर में दिख भी रहा है कि ये अगर मिस प्रिंटिंग नहीं है बुक में तो ये मिस लक्ष्मी है, और अगर मिस प्रिंटिंग है, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है मेसर्स लक्ष्मी, तो तब ये इंडिविजुअल नहीं है ना, समझ में आ रहा है। मिस लक्ष्मी इज इंडिविजुअल, बट मेसर्स लक्ष्मी तो कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, तो वो इंडिविजुअल नहीं है। तो मान के चलते हैं कि वो मेसर्स नहीं है, मिस ही है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट ना दिया रहता तो क्या ड्यू डेट मानते हैं? 31 जुलाई, और तब कितना महीना का इंटरेस्ट लग जाता? 4 महीने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना। 1 नवंबर को फाइल किया उसने, बात समझ में आ रहा है। और टैक्स पेड ऑन 1 नवंबर, रिटर्न भरते समय जो टैक्स पे किया है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि पिछला सम में भी था ना। रिटर्न तो सूखा नहीं भरते, उसके साथ में अगर टैक्स बनता है तो टैक्स का टीका लगा के उसको भरते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि पूरा का पूरा तेज पत्ता, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर ऊपर भी टैक्स ऑन टोटल इनकम भी 1 लाख है, नीचे भी टैक्स पेड 1 लाख है, तो ऊपर वाला जो टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख है वो है टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, और उसने 1 लाख रुपया पे भी किया है, तो वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम देखो, अगर कैलकुलेटर सामने रखेंगे, 1 लाख रुपया टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, एडवांस टैक्स नहीं है, टीडीएस नहीं है, तो इंटरेस्ट 1 लाख पे लगेगा, 1% के हिसाब से लगेगा, और 1 महीना का लगेगा। तो 1 लाख का 1%, 1,000, 1 महीना का 1,000 ही रहेगा, तो वही हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। इसके बाद आ जाओ सम नंबर 6 में, इलस्ट्रेशन 6, प्रोफेसर सुब्रतो सरकार वाला सम। सुब्रतो सरकार, सम्स नंबर 6।
पेज नंबर 179, ध्यान दो। प्रोफेसर सुब्रतो सरकार, जिसका एज है 43 इयर्स, सबमिटेड इज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। देखो क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। और कब भरा रिटर्न? 15 नवंबर को। सबसे पहला बात, प्रोफेसर सुब्रतो सरकार तो एक इंडिविजुअल है। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोले, जो कि बोल दिया है, ड्यू डेट का, रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या होता है? 31 जुलाई, और उसने रिटर्न भरा है 15 नवंबर। तो काउंट कर लो कितना महीना का डिफॉल्ट? 4 महीना। 4 महीना देरी से भरा है। शोइंग टोटल इनकम ऑफ 6,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। असेसमेंट इज कंप्लीटेड, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बता रहा है 22 फरवरी को कंप्लीट हुआ, और उस दिन असेसमेंट मतलब एसेस्ड इनकम 7,20,000 है। 6,75,000 को मार्किंग करके लिख लो, ये है इनकम एज पर सेल्फ रिटर्न, ठीक है, इनकम एज पर रिटर्न, जिसके कोई मतलब नहीं है। और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स का ऑफिसर हमको बता रहा है कि इनकम 6,75,000 नहीं, इनकम तुम्हारा 7,20,000 होगा। तो ये जो हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे वो कौन सा इनकम पे निकालेंगे? 7,20,000 पे। हमने क्या रिटर्न भरा? सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार का हिसाब से जो बनता है उस पर टैक्स जमा करना है। द पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस आर एज फॉलोज। हमने एडवांस टैक्स भी पे कर रखा है 30,000, हमने टीडीएस भी पे कर रखा है 20,500, हमने पेमेंट किया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, मतलब रिटर्न भरते समय जो टैक्स पे करते हैं वो भी तेज पत्ता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कैलकुलेटर में आओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में पहले तुम एक काम करो, 7,20,000 का टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालो ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग। तो पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% जो कि होता है 12,500, बैलेंस 2,20,000 के ऊपर 20% जो कि होता है 44,000। ठीक है, जो लोग नहीं समझ पाए, पहला 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% 12,500, बैलेंस 2,20,000 के ऊपर 20% 44,000। और रिबेट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल कितना? 56,500। 56,500 में तो रिबेट वेट कुछ मिलेगा नहीं, तो 4% तुम इसमें ऐड कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2,260, 58,760। ये हो जाएगा टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इससे दो चीज लेस करेंगे, जो कि है एडवांस टैक्स 30,000 इसमें से माइनस करो, और टीडीएस 20,500, मतलब सीधा हिसाब समझो तो 58,760 है टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। 58,760 है टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। उससे एक लेस करेंगे हम लोग एडवांस टैक्स जो कि है 30,000, और एक लेस करेंगे टीडीएस जो कि है 20,250, 20,500। तो कितना आ रहा है? 8,260। लेकिन इंटरेस्ट 8,260 पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 8,200 पे, इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1%। और देखो कब उसने रिटर्न भरा था? 15 नवंबर, तो 4 महीना। तो 8,200 का 1% 4 महीना के लिए कितना? 328 रुपया इंटरेस्ट। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर देखो 5 मार्क का सम आ जाता है। क्लियर? हाँ हाँ आता है, तो तीनों भी आ सकता है, हम लोग सारा कर लेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 7 देखो, हाँ ये सब बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। सात नंबर सम देखो, एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर सम एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 180 है ये। सुनु सबमिट्स हिज रिटर्न ऑन 21 दिसंबर 2024 और ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। फिर से यहाँ पे जबरदस्ती जो ड्यू डेट दे दिया वही मानेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो 2 महीना का डिफॉल्ट है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 इनकम डिक्लेयर्ड एंड असेस्ड, मतलब यहां दोनों सेम है, जो इनकम डिक्लेयर किया था वही असेस हुआ है।
ठीक है, मतलब यही असेस्ड इनकम है, यही है इनकम एज पर रिटर्न। He paid advance tax 2,04,000. Calculate the amount of interest payable under section 234A. Tax including cess on assessed income 16,35,000, 3,00,000 को कोलोन देके 3,15,120 का मतलब क्या है कि हम लोग को और सम इजी कर दिया, हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया वो लोग, हमको टैक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो लास्ट में क्या लिखा है, टैक्स इंक्लूडिंग सेस्ड ऑन असेस्ड इनकम कम 16,35,000 कोलोन दे के लिखा है 3,15,120, मतलब यही हो गया हम लोग का टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। कोलोन का मतलब वो जो इनकम है ना उसी का टैक्स को लोग पूरा कैलकुलेट करके दे दिया, सब कैलकुलेट 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जो हम लोग लगाते हैं वो सब हम लोग को ऐड करके हाँ, तो ये टैक्स निकला है। अब इससे दो चीज लेस करेंगे, एक एडवांस टैक्स और एक टीडीएस। तो एडवांस टैक्स देखो क्वेश्चन में कितना बता रहा है डिटेल, 2,04,000 इसमें से लेस कर देना। और टीडीएस का कोई डिटेल बताया, टीडीएस का कोई डिटेल नहीं बताया तो नहीं होगा, तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। दो 1,11,120, लेकिन इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1,11,100 रुपया पे लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% होगा और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 2 महीना होगा। तो कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 1,11,100 के ऊपर 1%, 2,222 चौपल 2,222। तो 234 ये समझ में आ गया। अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 234B। पेज नंबर 174 में आ जाओ, किताब सामने रखो। अभी हम लोग सीखे सेक्शन 234A। 234A पे इंटरेस्ट कब लगता है, जब एसएससी ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट के बाद लेट से फाइल किया या फिर फाइल किया ही नहीं है, ठीक है, तब इंटरेस्ट लगता है। 234B देखो क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन ये किस लिए लगता है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स। हमने चैप्टर पढ़ा था एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पे एज यू अर्न, है ना। प्रीवियस ईयर में हम लोग को अपना इनकम को एस्टिमेट करना पड़ता है और 4 इंस्टॉलमेंट में हमको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। 15 जून है ना लास्ट क्वार्टर का मिडिल डेट, जैसे अप्रैल से जून लास्ट, अप्रैल से जून जो क्वार्टर है उसका आखिरी महीना जून है, तो आखिरी महीना का मिडिल डेट। अप्रैल से जून में 15 जून, ठीक है। जुलाई से लेकर सितंबर में 15 सितंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में 15 दिसंबर, जनवरी से लेकर मार्च में 15 मार्च। तो 15 जून को कितना परसेंट, 15 जून को कितना परसेंट, 15%, 15 जून को 15%, सिंपल। फिर 15 सितंबर को 30%, 15 दिसंबर को फिर 30%, और आखिरी में कितना बच गया, 25%, ठीक है। इस तरह से हम लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं। हम लोग को याद रखना है एडवांस टैक्स पे करने का लायबिलिटी तभी अराइज होता है अगर एडवांस टैक्स पेएबल 10,000 या उससे ज्यादा है। 10,000 भी है तो भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल एसएससी जिसका पीजीपीपी हेड में इनकम है एज वेल एज सीनियर सिटीजन भी है तो भी उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मींस सीनियर सिटीजन जिसका पीजीपीपी इनकम नहीं है उसको एडवांस टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो ये जो एडवांस टैक्स का चैप्टर था देखो उसी पे इंटरेस्ट वाला एक सेक्शन आ गया, सेक्शन 234B बोल रहा है कंडीशन वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। सबको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता, जिसका एडवांस टैक्स का लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होता है उसी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट में। Where a person who is required to pay advance tax fails to pay advance tax at all, जिसको एडवांस टैक्स भरना था उसने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं तो उसको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234B में। मतलब एडवांस टैक्स भी अगर तुमने नहीं दिया है तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा सेक्शन 234B में, रेट 1% करके 90% और 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स एज एडवांस टैक्स, ठीक है। सपोज असेस्ड टैक्स क्या होता है, असेस्ड इनकम पे जो टैक्स निकालते हैं वही होता है असेस्ड टैक्स। तो हम लोग अभी नॉर्मली सीखे हैं
पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके उसी को बोलते हैं असेस्ड टैक्स। मान लो तुम्हारा असेस्ड टैक्स, फॉर एग्जांपल असेस्ड टैक्स था 60,000, ठीक है। तो जो असेस्ड टैक्स है उसका कम से कम मिनिमम 90% तो तुमको एडवांस टैक्स पे करना ही चाहिए, दैट इज 54,000। और हमने एडवांस टैक्स पे किया था 51,000, तब डिफॉल्ट हो गया, कंडीशन अप्लाई मैच नहीं हुआ। कंडीशन ये है कि एडवांस टैक्स कितना होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। अगर तुमने एडवांस टैक्स भरा है और एडवांस टैक्स कम भरा है तो भी इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234B में, और नहीं भरा है तो भी इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234B में। एडवांस टैक्स कम भरा है या फिर नहीं भरा है तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 234B, और एडवांस टैक्स लेट भरा है तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 234C, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो 234B कब अट्रैक्ट होता है, या तो हमने एडवांस टैक्सेस पे नहीं किया, हमको एडवांस टैक्स पे करने का लायबिलिटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बट हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, या फिर हमने एडवांस टैक्स पे किया लेकिन जो असेस टैक्स है उसका 90% से जब कंपेयर किए तो कम पे किया। देखो असेस टैक्स 60,000 आया, असेस टैक्स कैसे निकलता है, असेस्ड इनकम के ऊपर जो टैक्स निकलता है वही होता है असेस टैक्स, और असेस टैक्स का कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 90% तुमको पे करना चाहिए था, तुमने कम पे किया है, तुमको इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 234B। तो कब लगेगा 234A, कब लगेगा 234B, ये सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो पेज नंबर 174 में ही एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, तुमको बॉक्स में एक हैशटैग दिख रहा होगा, देखो वहां पे क्या लिखा है, असेस्ड टैक्स मींस टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और रेगुलर असेसमेंट, मतलब नॉर्मली जो तुमने टैक्स लायबिलिटी सीखा है ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में। एज रिड्यूस बाई को हाईलाइट कर लो अपना अपना बुक में, मतलब वहां से तुमको लेस करना है, एज रिड्यूस बाई मतलब वहां से तुमको टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से तुमको लेस करना है दो चीज, वही दो चीज, टीडीएस, ठीक है, टीडीएस लेस करना है, और एक ही चीज रहने दो क्योंकि ये सब आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में कभी, ठीक है, रिलीफ अलाउड, क्रेडिट अलाउड कभी तुमको कोई सम में नहीं दिखेगा, तो बाकी दो को तुम काट सकते हो, बस एक चीज याद रखो। तो असेस टैक्स जो आया उससे बस एक चीज लेस करना है, वो है टीडीएस। एडवांस्ड 234A का जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तो जो असेस टैक्स आता था उससे एडवांस टैक्स भी लेस करते थे, टीडीएस भी लेस करते थे। 234B के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला अमाउंट निकालेंगे तो असेस टैक्स से सिर्फ और सिर्फ टीडीएस लेस करेंगे, एडवांस टैक्स लेस नहीं करेंगे। एडवांस टैक्स को यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, कम है कि बेसी है, बट उसको लेस नहीं करेंगे। इस पे एक सम्स कर लेते हैं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ लेते हैं, वही 1% पर मंथ है, और पार्ट देयर ऑफ मतलब एक दिन भी अगर तुमने देरी कर दिया तो महीना काउंट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 1% पर मंथ है, ठीक है। पीरियड कहां से लगेगा इंटरेस्ट, देखो फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। क्यों फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, क्योंकि एडवांस टैक्स तो हमको कब तक भरना होता है, कोई बता सकता है एडवांस टैक्स भरने का लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च। अभी बोलोगे तो अलग सा बात हो गया, देखो अभी बोलोगे तो अलग सा बात हो गया, मैं पहले आपको बात सुन लो। अगर हम लोग 31 मार्च को टैक्स पे कर रहे हैं तो भी वो एडवांस टैक्स है, बट हम एडवांस टैक्स देरी से पे कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ड्यू डेट क्या था 15 मार्च। तो एडवांस टैक्स टाइमली अगर पे करना है तो कब तक पे करना है, 15 मार्च तक। लेकिन 16 मार्च को पे किए तो भी एडवांस टैक्स ही पे किए, लेकिन लेट से पे किए, दोनों बात में डिफरेंस है। टैक्स अगर हम लोग 31 मार्च के अंदर पे करेंगे तो वो एडवांस टैक्स है, क्योंकि वो टैक्स नॉर्मली असेसमेंट ईयर में पे होता है, तुमने 31 मार्च के अंदर ही पे कर दिया प्रीवियस ईयर में तो एडवांस टैक्स है, पर तुमने एडवांस टैक्स लेट भरा है, क्योंकि एडवांस टैक्स भरने का लास्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट होता है 15 मार्च, और अगर हम 31 मार्च को भर रहे हैं तो हम एडवांस टैक्स ही भर रहे हैं, पर हम एडवांस टैक्स लेट भर रहे हैं। क्लियर। तो तुम देखो क्या लिखा है, इसलिए इंटरेस्ट कब से लगेगा, 31 मार्च तक जो भी टैक्स भरते हैं वो कौन सा टैक्स होता है, एडवांस टैक्स। इसलिए इंटरेस्ट कब से लगेगा, ये तो डिफॉल्ट होने पे लगता है ना, एडवांस टैक्स डिफॉल्ट होने पे 1 अप्रैल से, ये लॉजिक है। तो फ्रॉम द
फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब अगर एक दिन भी काउंट हो गया तो महीना काउंट हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और रेगुलर असेसमेंट, मतलब जिस दिन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हो रहा है, जिस दिन हमारा टैक्स लायबिलिटी सब कैलकुलेट हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जिस दिन हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, सारा सब कंप्लीट हो जाएगा असेसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, उस दिन तक टैक्स लगेगा। 234A में इंटरेस्ट कहां से लगता है? 1 अगस्त से। 234B में इंटरेस्ट कहां से लगता है? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन। अब देखो इसके ऊपर एक तो इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है, हालांकि इलस्ट्रेशन 2 में तुम देखो पहले ही तुमको दिख रहा है एक फॉर्म है, हाईलाइट कर लो फॉर्म और लिख लो नॉट एन इंडिविजुअल। ये फॉर्म है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट बुक में दिया है, बट डिफरेंस तुमको बता देंगे। इंडिविजुअल के लिए स्लैब अप्लाई होता है, इंडिविजुअल के लिए स्लैब अप्लाई होता है। स्लैब समझ में आता है, पहला 2.5 लाख या पहला 3 लाख। फॉर्म कंपनी के लिए ना स्लैब नहीं होता, ठीक है, इनके लिए कोई स्लैब नहीं होता, इनके इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लग जाता है, जो कि हम लोग भी सीख लेंगे। अ फर्म फर्निश्ड इट्स रिटर्न, देखो इंडिविजुअल हो या फिर फर्म हो, ठीक है, सबको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ इनकम, अपना रिटर्न उसने कब भरा है? 30 जून 2024। तो मेरा पहला क्वेश्चन, रिटर्न भरा 30 जून 2024, क्या उसने रिटर्न लेट भरा? नहीं, 30 जून 2024 रिटर्न लेट नहीं भरा, और रिटर्न लेट नहीं भरा तो डेफिनेटली 234A का इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगा। क्लियर? शोइंग इनकम ऑफ 1 लाख, वो अपना इनकम रिटर्न में 1 लाख शो किया, ये एसेस्ड इनकम है कि इनकम एज पर रिटर्न है? ये इनकम एज पर रिटर्न है। द रिटर्न शोज अदर पर्टिकुलर्स, रिटर्न में उसने ये भी सबमिट किया है कि उसने एडवांस टैक्स पे किया है 20,000, उससे टीडीएस काटा गया है 1,000 रुपया। एओ का फुल फॉर्म होता है असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग बोलते हैं एओ, दैट इज असेसिंग ऑफिसर। पास्ट द असेसमेंट ऑर्डर, देखो ऑर्डर ना एक तरह का लॉ होता है, लॉ का मतलब 6 चीज होता है, ठीक है, लॉ का मतलब 6 चीज होता है, तुमने पहले भी सुन रखा होगा कभी ना कभी। एक्ट भी लॉ होता है, ठीक है, रूल्स भी लॉ होता है, ऑर्डिनेंस भी लॉ होता है, रेगुलेशन भी लॉ होता है, ठीक है, बाईलॉस भी लॉ होता है, और ऑर्डर भी लॉ होता है। ऑर्डर जो है एक स्पेसिफिक लॉ है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा, सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। एक्ट जो होता है, रूल जो होता है, वो सबके ऊपर लागू होता है। जो बात एक्ट में लिखा है वो सबको मानना पड़ेगा, कानून में लिखा है, द कंपनीज एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, ठीक है, और बोल रहा है कि एनहांस करो, मतलब बढ़ा दो इनकम को 5,000 रुपया से। तो उसने रिटर्न में इनकम कितना दिखाया था? 1 लाख। तो अगर इनकम को 5,000 से बढ़ाया जाएगा तो असेस्ड इनकम कौन सा होगा? 1,05,000। और असेस्ड टैक्स इनकम एज पर रिटर्न पे निकलेगा कि असेस्ड इनकम पे निकलेगा? असेस्ड इनकम के ऊपर। असेस्ड इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे, वही होगा असेस्ड टैक्स। इसने इसने एडवांस टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है? किया है। अब हम चेक करेंगे कि जो पे किया है तो ठीक है, लेकिन असेस टैक्स जो निकलेगा उसका कम से कम 90% पे किया है या उससे कम पे किया है? इसने एडवांस टैक्स पे किया है, पहला बात। लेकिन असेस टैक्स हम लोग निकालेंगे, असेस टैक्स का 90% भी निकालेंगे और चेक करेंगे जो एडवांस टैक्स उसने पे किया है वो असेस टैक्स का 90% से कम है या फिर ज्यादा है या इसके बराबर है। सोचो, अगर एडवांस टैक्स का अमाउंट इक्वल टू 90% ऑफ असेस टैक्स आ गया तब क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और एडवांस टैक्स का अमाउंट मोर देन 90% ऑफ असेस टैक्स आ गया तब तो लगेगा? नहीं लगेगा। लॉ को समझो, ज्यादा दो दिक्कत नहीं है, बराबर दो दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो असेस टैक्स का कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 90% एडवांस टैक्स पे किया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर डिफॉल्ट किया है, शॉर्टफॉल है, कम पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यही लॉजिक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तुम देखो असेस्ड इनकम कितना, 1,05,000 समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखो फॉर्म है ना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है, हाईलाइट कर लो वहां पे वर्ड फॉर्म, और फॉर्म है इसलिए इसका कोई स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधा 30%। 1,05,000 के ऊपर सीधा 30%। फॉर्म, कंपनी, इन सब का कोई स्लैब नहीं होता, ठीक है।
यही अगर सोचो इंडिविजुअल होता, सोचो ये इंडिविजुअल होता और इसका असेस्ड इनकम 6,10,000 होता, तो वही करते हैं ना पुराना स्लैब में, पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नया स्लैब में पहला 3 लाख नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, बैलेंस 10,000 पे उतना। तो स्लैब फॉलो करते अगर इंडिविजुअल होता, ये तो इंडिविजुअल नहीं है, ये तो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 30%, असेस्ड इनकम का डायरेक्ट 30%। तो स्टार्ट करते सम, हेडिंग दे दो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। लॉजिक समझ में आ गया? इंटरेस्ट 234B में कब लगेगा? 234B क्या बोलता है? एडवांस टैक्स या तो पे ही नहीं किया है या तो असेस टैक्स का 90% से कम पे किया है। अगर ये दो बात होगा तब इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 234B। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। तो सबसे पहले बात हम लोग लिखेंगे एसेस्ड इनकम। सबको एक क्वेश्चन देख के बताओ, इनकम एज पर रिटर्न कितना? 1 लाख। और असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास किया है कि इनकम को 5,000 से बढ़ा दो, तो उस हिसाब से एसेस्ड इनकम कितना? 1,05,000। और एसेस्ड इनकम पे जो टैक्स निकलेगा वही होगा एसेस्ड टैक्स। तो एसेस्ड इनकम पहले लिख दिए। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो कोई स्लैब लैब कुछ होगा नहीं, सीधा 30%। ठीक है, तो लिख दो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। टैक्स ऑन असेस्ड इनकम एट द रेट 30%। 1,05,000 का 30% निकालो। 31,500। याद रखना यही है टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। 234A में टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड होगा। ठीक है, पहले इसमें एक और चीज ऐड करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें ऐड करो पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कैलकुलेट कर लो कितना होगा। 31,500 का 4%, 1,260। ऐड करो कितना हो रहा है, 31,500 और 1,260। तो इसी को हम लोग नाम लिख देंगे टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। कितना आ रहा है? 32,760। याद रखना 234A में इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से एक चीज, दो चीज लेस करते हैं। एक होता है एडवांस टैक्स और एक होता है टीडीएस। यहां सिर्फ एक ही चीज लेस करेंगे, वो है टीडीएस। तो क्वेश्चन में देखो टीडीएस का डिटेल दिया हुआ है, लेस कर देंगे टीडीएस 1,000। तो उसके बाद जो टैक्स आएगा वो है 31,760 और यही होगा हमारा एसेस्ड टैक्स। इसी को हम लोग बोलेंगे एसेस्ड टैक्स। अब तुम कंपेयर करो, चेक करो, 31,760 का 90% निकालो, 31,760। असेस टैक्स का 90% 28,000 कुछ। और देखो तो उतना रुपया उसने एडवांस टैक्स पे किया है कि कम पे किया है, तब तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो 9, इसके नीचे लिखो 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। 90% ऑफ असेस्ड टैक्स कितना हो जाएगा? मतलब 31,760 का 90% 28,584।
इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। इसके नीचे लिख दो एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड कितना है, 20,000। अब इसके नीचे थोड़ा इंग्लिश लिखना पड़ेगा, लिखो इंग्लिश में सिंस, सिंस इंग्लिश जब लिखना ना तो अमाउंट कॉलम मत आ जाना, पर्टिकुलर तक ही लिखना। सिंस यहां से लिखो एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म, since advance tax paid by the firm is less than 90%, 90% of assessed tax, 90% of assessed tax, comma, section 234B is applicable, section 234B is applicable, section 234B is applicable। यहां तक लिख दिए, ऊपर वाला पोर्शन बिटा रहे हैं। तो ये कंडीशन को फुलफिल, ये कंडीशन चेक करने के लिए लिखे हैं, ठीक है, कि असेस टैक्स इतना है, इसका 90% इतना होता है, और एडवांस टैक्स इतना है। तो क्योंकि 90% वाला ज्यादा है और एडवांस टैक्स कम पे किया, इसलिए 234 भी लगेगा। अब कैलकुलेशन कैसे होगा वो नेक्स्ट पार्ट, इसके नीचे देखो असेस्ड टैक्स कितना आया था, 31,760, और उसने एडवांस टैक्स कितना पे किया था, 20,000। मतलब उसको ये पूरा टैक्स तो एडवांस में पे कर देना चाहिए था, उसको 31,760 रुपया एडवांस में पे करना चाहिए था। वो एडवांस में कितना पे किया था, तो कितना कम पे किया था, वो शॉर्टफॉल है ना, इंटरेस्ट तो उसी पे लगेगा। एडवांस टैक्स का मतलब हमको एडवांस में पे करना था, 31,760 हमको एडवांस में पे करना था, हम एडवांस में कितना पे किए, तो कितना देरी से पे किए, 11,760, वो शॉर्टफॉल वाला। हाँ मतलब हाँ सॉरी, कितना कम पे किए, सॉरी हाँ करेक्ट, देरी वाला पार्ट 24C में है, कितना कम पे किए शॉर्टफॉल 11,760, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके लिए इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, लिखो असेस्ड टैक्स 31,760 लेस एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड है 20,000, तो 11,760 इसको हम लोग सामने लिख देंगे शॉर्टफॉल, ठीक है, शॉर्टफॉल। और हमेशा याद रखना, चाहे 234A हो चाहे 234B हो या फिर C हो, हमेशा राउंड ऑफ करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 760 है ना, तो कितना राउंड ऑफ करेंगे, 11,700, तो उसके नीचे लिख देंगे राउंडेड ऑफ, 11,700। अब इंटरेस्ट, therefore interest under section 234B 11,700 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट, हर महीना 1% इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और क्योंकि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नहीं बताया, देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कोई डेट नहीं बताया। तुम देखो लॉजिक समझो, इनकम टैक्स ऑफिसर ने 29 मार्च 2025 में जाके डिक्लेरेशन दिया कि इनकम को 5,000 से बढ़ाओ, जब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने में सिर्फ 2 दिन रह गया था, है कि नहीं। तो अगर वो ऑर्डर ही पास किया 29 मार्च को, तो कितना महीना डिले हो गया, कितना महीना का इंटरेस्ट होना चाहिए, 12 महीना। नहीं समझे, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर,
और इनकम टैक्स ऑफिसर ऑर्डर पास किया 29 मार्च को, खुद ही उतना डिले कर दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना 12 महीने का। सोचो वो ऑर्डर पास करता मान लो दिसंबर महीना में, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट होता मान लो दिसंबर का कोई तारीख में, तो दिसंबर तक ये इंटरेस्ट लगता। बट क्योंकि उसने ऑर्डर ही इतना लेट पास किया तो कंप्लीशन तो और लेट से ही हुआ होगा, इसलिए पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ्स। हाँ क्या चीज? पहला गलती तो एसएससी ने किया है ना, उसने एडवांस टैक्स सही अमाउंट पे नहीं किया, तो जब पहला गलती वही है तो आगे कोई और गलती नहीं माना जाएगा, ठीक है। सरकार देखो कितना भी गलती कर सकता है, तुम गलती नहीं कर सकते, क्लियर। तो 11,700 का 1% 12 महीना कितना, तो ये कॉन्सेप्ट था इन 234B का, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी 234 से, इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे।